हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट किया है आज़ादी के बाद भी। हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। हम सारी बातें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो यूपीएससी लेवल तक पूछे गए हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के अराउंड 25 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं, अलग से प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहां पर जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। केवल हमने टू द पॉइंट डिस्कशन ही किया है और जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली 5 सालों में एसएससी, सीजीएल और एमटीएस में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये पूरी सीरीज बनाई है। अब लगभग 1-2 टॉपिक और आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, एंड उसके बाद हम मीडिएवल हिस्ट्री को शुरू करेंगे और पूरी मीडिएवल हिस्ट्री हम टू द पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं। सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट है, ये वो एक्ट है जिसके सबसे ज़्यादा हमने क्लॉजेज या सबसे ज़्यादा बातें हमने अगर आज प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से शामिल की हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। क्योंकि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा सोर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तो हम यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कितने सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बातें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से ली गई हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो एक्ट है वो बर्मा में भी अप्लाई हुआ था, और पाकिस्तान का जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ था तब तक पाकिस्तान में भी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक्ट से काम हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके सारी बातों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, आप सभी को पता है कि हमारे देश में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, 1600 की बात है, तो उस समय के बाद कंपनी का रूल शुरू होता है 17th सेंचुरी के आसपास। और जब कंपनी का रूल शुरू होता है तो चार्टर एक्ट आना शुरू होते हैं। चार्टर एक्ट के बाद आपको पता है जब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन के हाथों में चला जाता है, इसलिए आप चार्टर एक्ट रिप्लेस हो जाते हैं आपके इंडियन काउंसिल एक्ट से। इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना शुरू होते हैं। तो हमने चार्टर एक्ट देखा, इंडियन काउंसिल एक्ट देखे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखे। उन सारे के सारे एक्ट्स में सबसे बड़ा कोई एक्ट है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी एक्ट पास किए गए, उनमें सबसे लॉन्गेस्ट जो एक्ट है या सबसे ज्यादा चैप्टर वाला, सबसे ज्यादा सेक्शन वाला कोई एक्ट है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो आज हम इसी एक्ट को टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी बातें थी जो इस एक्ट में शामिल की गई थी। बट इस एक्ट को समझने से पहले हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में पिछले 4-5 सालों में हुई होंगी उसका इम्पैक्ट इस एक्ट पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आइए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब इस रिफॉर्म को चेक करने के लिए बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन क्या करेगा, भारत आएगा और भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को करेगा। तो आप सभी को पता है कि 1927 में एक कमीशन बनाया गया विच इज साइमन कमीशन, और इस साइमन कमीशन भारत में आता है किस लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जांच करने, इन्वेस्टिगेट करने। और ये भारत कब आता है, 1928 में आता है। बट इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं होता, 7 मेंबर होते हैं, और सातों के सातों कैसे होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। तो बड़ी संख्या में इसका प्रोटेस्ट होता है और साइमन गो बैक का स्लोगन लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जो हमारे सचिव है भारत के सचिव, वो यहाँ पर भारत के लीडर को चैलेंज करने का काम करते हैं कि आपको हम चैलेंज देते हैं कि आप खुद से अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो जिसमें सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी परमिशन दें, अप्रूवल दें। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे इंडियन लीडर्स।
जिसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है और उस कमीशन के जो हेड होते हैं वो मोतीलाल नेहरू होते हैं, और एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और कहा जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट से कि आपके पास 1 साल है, इस रिपोर्ट को आप इम्प्लीमेंट करो। साथ ही साथ आपको पता है कि 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ जाती है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, नेहरू रिपोर्ट आ गई है हमारे पास। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट की कुछ बातों से सहमत नहीं थे, एग्री नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसलिए उन्होंने भी 14 पॉइंट्स दिए थे, जिसे हम जिन्ना 14 पॉइंट्स कहते हैं। तो ये 14 पॉइंट जिन्ना के, 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट और ये नेहरू रिपोर्ट, ये 3 बातें हमारे सामने आती हैं। तो इन तीनों बातों पर डिस्कशन करने के लिए किस तरीके से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना है और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, इसलिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। लंदन में क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। तो केवल 2nd नंबर की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, महात्मा गांधी जी शामिल होते हैं। लेकिन जो 3rd नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांग्रेस से कोई नहीं जाता, जिसके कारण जो 3rd नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में, वो सक्सेसफुल नहीं रह पाती। लेकिन ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसका ही रिजल्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिनमें से 2 कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन नहीं किया था कांग्रेस ने, और उन्हीं तीनों कॉन्फ्रेंसेस का जो रिजल्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे इनेक्ट किया था 1935 में, और फोर्स में मतलब इंडिया में फोर्स में कब आया, इफेक्ट में आया 1937 में। तो हम इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट तैयार की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी तैयार की गई थी, जिसमें दोनों हाउसेस शामिल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और जिसको चेयर कर रहे थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो भारत के वायसराय रहे हैं, ये बात भी आपको पता है। और ये लॉन्गेस्ट, आप कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट एक्ट है अभी तक का जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसमें पहली बार भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें सेंट्रल स्ट्रांग होता है, मतलब केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होती है, और फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट में देखते हैं। इसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर पावर विद स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, पावर आर डिवाइडेड एंड बैलेंस, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हमारे देश में इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये 4 की सोर्सेस से तैयार हुआ है। पहला तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, फिर तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसका डिस्कशन, उसके अलावा व्हाइट पेपर 1933 में, और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो बनाई गई थी जिसके चेयर थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो इन चारों के सोर्सेस को मिला के यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तैयार किया है। आइए वो कुछ की फीचर्स डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बारे में, ठीक है ना। टू द पॉइंट है, इसलिए हम केवल की फीचर्स ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। आपको बैकग्राउंड समझ में आया कि आखिरकार ये एक्ट आया कैसे और कौन सी बातें इसमें इंक्लूड की गई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट की डिमांड थी, उस 14 पॉइंट्स की डिमांड में एक डिमांड इन्होंने रखी थी कि वो चाहते थे कि जो बॉम्बे है, तो सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया जाए। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करके एक अलग प्रांत, एक अलग प्रोविंस बनाया जाए। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट्स में लिखी थी, और वो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको शामिल किया गया, और बॉम्बे से सेपरेट करके सिंध को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया। तो इसी तरीके की जो रिपोर्ट्स थी, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 पॉइंट्स है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, और आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो भी डिस्कशन है, व्हाइट पेपर है, तो इन सब का कंक्लूजन ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इन सारे लोगों की कुछ कुछ बातों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। डर है इतनी चीजें। अब यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट थी, तो नेहरू रिपोर्ट में आपको पता है सेल्फ गवर्नमेंट की बातें भी हो रही थी वहां पर। मतलब जो प्रोविंस था, आप सभी को पता है, जो प्रांत थे ना, प्रांत, उनमें डायरकी की शुरुआत हुई थी, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये? तो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, तब आप लोगों ने देखा था कि जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, उनमें डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, राइट।
अब यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि डुअल गवर्नमेंट प्रोविंस में रहे, वो चाहते थे कि जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, उनमें ऑटोनॉमी रहे, वो अपनी सरकार खुद बनाए, अपना बजट पेश करे, अपना कानून व्यवस्था, अपना लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव सब कुछ वो खुद ही मैनेज करें। तो यहाँ पे जब अगला एक्ट पास होता है ना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो प्रोविंस से ये जो डायरकी है, ये जो डुअल गवर्नमेंट है प्रांतों से, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। इस बात को भी याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन आया था, प्रोविंस लेवल पे डुअल गवर्नमेंट आई थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है तो प्रोविंस से आपने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया। लेकिन डुअल गवर्नमेंट अब शुरू हो जाएगी कहाँ पे? सेंटर में। तो याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 1935 अधिनियम के जरिए हमने केंद्र में डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन की शुरुआत की है। और इसके अलावा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से की गई है। आइए कुछ मेन फीचर्स देखते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो भी ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, उन सभी को मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। ऐसा कौन चाहता था? ऐसा चाहता था ब्रिटेन पार्लियामेंट। क्या चाहता था? कि ऑल इंडिया फेडरेशन बने। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और इंडियन स्टेट सभी लोग यहाँ पे शामिल हो, और कोई भी इंडियन स्टेट, कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर वो ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होना चाहता है तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो साइन करेगा विद ब्रिटेन गवर्नमेंट, और वो प्रिंसली स्टेट या वो इंडियन स्टेट ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल हो जाएगा। मैंने क्या कहा? ब्रिटेन गवर्नमेंट चाहती थी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन का फॉर्मेशन हो, जिसमें आपके ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और इंडियन स्टेट दोनों शामिल हो। कोई भी इंडियन स्टेट या प्रिंसली स्टेट अगर ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होना चाहता है तो ब्रिटेन गवर्नमेंट उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेगी, और उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बाद वो प्रिंसली स्टेट ऑल इंडिया फेडरेशन का हिस्सा बन जाएगा। बट यहाँ पर बोला था कि कम से कम 50% ऐसे इंडियन स्टेट या प्रिंसली स्टेट होने चाहिए जो ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होने के लिए अपना अनुमति दें, एग्री हो। लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टी पड़ गई। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट प्रिंसली स्टेट और इंडियन स्टेट ने नहीं जाहिर किया कि वो ऑल इंडिया फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाई है। इस बात को याद रखना। क्लियर? यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडिया वुड बिकम अ फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट डिसाइडेड टू ज्वाइन इट। बट यहाँ पर तो 50% इंडियन स्टेट से इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि वो ऑल इंडिया फेडरेशन में ज्वाइन होना चाहते, इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हुआ। पहला की फीचर आपने देखा। दूसरा फीचर हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख लिया ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना कभी हो ही नहीं पाई। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, जो हमारी पावर थी, वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई। तो आज भी आप देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 3 अलग अलग लिस्ट देखने को मिलती है। कौन कौन सी लिस्ट? सेंट्रल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हो रही है। तो यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पावर को स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड करने के लिए 3 अलग अलग लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, दूसरी है प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी यूनियन लिस्ट है, मतलब आपकी केंद्र सूची है। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि फेडरल लिस्ट पे जो कानून बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी स्टेट लिस्ट है, जो प्रोविंस है, जो प्रांत है या राज्य है, वो इसकी इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का क्या मतलब है? ऐसे सब्जेक्ट जिसपे कानून बनाने का अधिकार यूनियन को भी है और स्टेट को भी है, बट यूनियन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 3 लिस्ट बना दी गई। फेडरल लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को था, और इसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स थे। कितने सब्जेक्ट थे? 59 सब्जेक्ट यहाँ पर थे। नेक्स्ट बात है प्रोविंशियल लिस्ट, जिसपे कानून बनाने का अधिकार प्रोविंस को था, और इसमें 54 आइटम्स थे, 54 सब्जेक्ट्स थे। और थर्ड लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को भी है और स्टेट को भी है, और इसमें टोटल 36 आइटम मतलब 36 सब्जेक्ट्स थे। क्लियर? अगली बात आती है आपकी रेसिडुअल पावर।
अब देखिए आज भी हमारे देश में एक और लिस्ट होती है रेसिडुअल लिस्ट, जिसको हम अवशिष्ट सूची कहते हैं। एक ऐसी लिस्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट, मान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमको कोई कानून बनाना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी नया नया टॉपिक आया है ना, मार्केट में तो नया नया आया है। जब कानून बन रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब तो ऐसी कोई चीज थी नहीं। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो ना फेडरल लिस्ट में है, ना प्रोविंशियल लिस्ट में है, और ना कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो अगर कभी ऐसे सब्जेक्ट पे अगर कानून बनाने की बात आ जाए, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम रेसिडुअल पावर में रखेंगे, मतलब अवशिष्ट सूची में रखेंगे। और जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? वायसराय का होगा। किसका होगा अधिकार? वायसराय का होगा। जैसे कि आज उस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वैसे ही उस समय अधिकार किसको दिया गया था? वायसराय को दिया गया था। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत हमने जो डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट थी, वो प्रोविंस से एलिमिनेट कर दी, अबॉलिश कर दिया। और जो हमारे प्रांत थे, जो हमारे प्रोविंस थे, उनमें ऑटोनॉमी हम लेकर आए। तो प्रोविंस में क्या हो गया? एक ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना। वो अपने पूरे एरिया को अपने तरीके से कानून बना के उसका शासन व्यवस्था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकते थे। ठीक है। Moreover, the act introduced responsible government in province। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। दैट इज द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंसल लेजिस्लेचर। तो अगर कानून बनाना है, तो जो प्रोविंस की लेजिस्लेचर होगी, उसके जो मिनिस्टर्स होंगे, उनकी रिकमेंडेशन के बाद वहां पे कोई कानून बनाया जाएगा। ये फोर्स में कब आया? 1937 में ये फोर्स में आता है। लेकिन यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई सेंट्रल लेवल पे। प्रोविंस से डायरकी को रिमूव किया गया, डुअल गवर्नमेंट को रिमूव किया गया, लेकिन सेंट्रल लेवल पे डायरकी की शुरुआत हो गई। और यहाँ पे जो फेडरल सब्जेक्ट थे ना, फेडरल सब्जेक्ट को दो अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया। अभी हमने देखी ना, 3 लिस्ट थी, 3 सब्जेक्ट्स थे, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। अभी जो फेडरल लिस्ट है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट्स थे? तो फेडरल सब्जेक्ट, जिसमें आपको 59 आइटम्स देखने को मिलेंगे, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे है ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है। तो फेडरल, यहाँ पे सेंट्रल लेवल की जो पावर्स थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक रिजर्व सब्जेक्ट है और एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स है। मतलब यहाँ पे हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। इसलिए सेंट्रल लेवल पे हमने डायरकी की शुरुआत की। किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थे? गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे। गवर्नर जनरल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिजर्व सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार था, और इसकी मदद करने के लिए 3 काउंसलर्स को भी अपॉइंट किया जाता था। ठीक है। अब रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे? जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए हो। ठीक है। जैसे कि आपके डिफेंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, प्रेस, पुलिस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, जस्टिस, पावर, रिसोर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे, जिसपे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, और उसकी मदद करने के लिए 3 काउंसलर्स अपॉइंट होते थे। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को तो था, लेकिन उसकी मदद वो किसके रिकमेंडेशन पे कानून बनाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहाँ पे 10 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते थे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करते थे, और उसके आधार पे यहाँ पे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट पे कानून बनाए जाते थे। ये सब्जेक्ट होते थे एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट, एटसेट्रा। क्लियर। और वीटो पावर तो बहुत पहले ही गवर्नर जनरल को मिल चुकी थी। स्पेशल पावर भी गवर्नर जनरल को थी। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से है, प्रोविंस से है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कोई ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, तो उस पर कानून बनाने का स्पेशल पावर भी गवर्नर जनरल के पास था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आप सभी को पता है, मैंने इसके पहले भी आपको बाई कैमरल लेजिस्लेटर के बारे में बताया था, अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में बताया था, याद आया? वही है। यहाँ पर 2 हाउसेज हैं, एक है फेडरल असेंबली जिसका नाम है लोअर हाउस, और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसका नाम है अपर हाउस। अब पहले जो काउंसिल ऑफ स्टेट था ना, उसमें 60 सीट्स थी, इनको बढ़ा के 260 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 260 कर दी गई। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब अपर हाउस में सीट्स की संख्या 60 से बढ़ाकर 260 कर दी गई। और जो फेडरल असेंबली मतलब लोअर हाउस है, लोअर हाउस में 125 सीट्स थी, इनको बढ़ा के 375 कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों में नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया। जब नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी, तो ऑब्वियसली बात है इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है। ये जो फेडरल असेंबली थी ना, इसका जो टर्म था वो 5 ईयर कर दिया गया। पहले आपको मैंने बताया था 3 साल वाला था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? फेडरल असेंबली का टर्म जो है वो 5 साल कर दिया गया। और दोनों हाउसेज में, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो,
दोनों हाउसेज में प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन शामिल था। प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नॉमिनेट होके आते थे, ना कि इलेक्ट होके। समझ में आया? दोनों हाउसेज में प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्ट होके नहीं आते थे, उनको उस राज्य का जो राजा था ना वो नॉमिनेट करके भेजता था। इसके अलावा मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास भी थी। अब यहाँ पे हमारे जो प्रोविंस थे ना, हमारे जो प्रांत थे, तो हमारे जो 6 प्रांत थे, 6 प्रोविंस थे, उनमें भी बाई कैमरल लेजिस्लेशन की शुरुआत हुई। अभी तक प्रांतों में इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं चल रही थी, लेकिन बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत इंट्रोड्यूस किया गया 6 अलग अलग प्रोविंस में। वो प्रोविंस कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। तो इस लाइन को थोड़ा सा याद रखना है कि पहली बार 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म मतलब आपका अपर हाउस और लोअर हाउस की शुरुआत की गई, और वो कौन कौन सा था? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है। इसके अलावा मैंने सीट्स तो बता दी है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट था मतलब अपर हाउस में जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो इंक्रीज कर दी गई, 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 260 मेंबर्स कर दिए गए। उन 260 मेंबर्स में से भी 104 मेंबर्स जो थे वो इंडियन स्टेट से थे, और 156 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पे बोला गया था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है मतलब अपर हाउस है वो एक परमानेंट बॉडी है, जैसे कि हमारी आज राज्यसभा है। राज्यसभा कैसी है? परमानेंट बॉडी है, और हर 2 साल में 1/3 व्यक्तियों को रिप्लेस किया जाता है। वैसे यहाँ पे बोला गया था कि हर 3 साल में यहाँ पे 1/3 व्यक्ति जो है वो रिटायर होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में। फिर फेडरल असेंबली मतलब आपका लोअर हाउस के जो मेंबर होंगे उनका टेन्योर कितना होगा? 5 साल का होगा, और ये टेम्पररी हाउस होगा। इसमें 375 मेंबर्स हैं, जिसमें 255 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और 125 मेंबर जो है वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो फेडरल असेंबली के लोग चुनकर आएंगे वो इलेक्टेड होंगे। कैसे मेंबर्स होंगे? इलेक्टेड मेंबर होंगे। और इलेक्टेड मेंबर्स के लिए भी जो कोटा था वो इंक्रीज कर दिया गया था। यहाँ पे कई सारे लोगों को, लगभग 3 करोड़ लोगों को यहाँ पे वोटिंग अधिकार मिल चुके थे, वोटिंग राइट्स मिल चुके थे। इसके अलावा जो आप लोगों ने, हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरल की बात हो रही थी कि पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन दिया गया, उसके बाद सिख और एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्शन की बात की गई। अब इसे और भी ज्यादा एक्सपैंड किया गया। यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लास है, वीमेन है और लेबरर है, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल की बात यहाँ पर की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा 2 अलग नए प्रोविंस बनाए गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कितने नए प्रोविंस बनाए गए? तो आंसर हो जाएगा 2 नए प्रोविंस बनाए गए। कौन कौन से? तो एक पहला तो सिंध था, जो बॉम्बे से अलग होकर बनाया गया था, सिंध। और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका उड़ीसा। ठीक है, जो बिहार से अलग होके बना था। द एक्ट ऑल्सो डिड सम काइंड ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस। यहाँ पे बॉम्बे से अलग करके एक नया प्रोविंस बनाया गया जिसका नाम था सिंध। और इसके अलावा स्प्लिट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, और बिहार और उड़ीसा 2 सेपरेट अलग अलग प्रोविंस हो गए थे। तो इस तरीके से 2 नए प्रोविंस बने थे, सिंध और उड़ीसा। सिंध बना था बॉम्बे से सेपरेट होकर, उड़ीसा बना था बिहार से सेपरेट हो गए। टोटल नंबर ऑफ प्रोविंस कितने हो गए थे? 11 हो गए थे, और जिनमें से 6 ऐसे प्रोविंस थे जिनके पास बाई कैमरल मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेशन था, और वो 6 मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लियर है? इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने वर्मा को भी इंडिया से सेपरेट कर दिया था। हमने क्या किया? सेपरेशन ऑफ वर्मा। वर्मा मतलब आज का प्रेजेंट डेट का म्यांमार, जो कभी भारत का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो वर्मा को अलग कर दिया गया। ठीक है। In 1935, the Burma Act was passed and it separated from India was done after the 2 year of this act 1937. तो यहाँ पे एक्ट में लिखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था ना, उसमें कहा गया था कि हम वर्मा को अलग कर देंगे भारत से, और 1937 में फाइनली वर्मा जो है वो भारत से अलग हो गया। क्लियर इतनी चीजें? अच्छा, अब जब वर्मा भारत से अलग हो गया तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब जो भारत का सचिव था, अब वो भारत का सचिव तो रहेगा नहीं, तो भारत का सचिव का पद खत्म कर दिया गया। अब वो भारत और वर्मा दोनों का सचिव होगा, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया एंड वर्मा। इस तरीके से यहाँ पे नया नामकरण यहाँ पे किया गया। क्लियर इतनी चीजें? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होता था। तो आपको मैंने बताया था एक सेक्रेटरी है, एक सचिव है, भारत का सचिव। और भारत का सचिव कहाँ पर बैठा हुआ है? भारत का सचिव बैठा हुआ है ब्रिटेन में, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। और इसकी मदद करने के लिए 15 मेंबर की एक इंडियन काउंसिल है। 15 मेंबर की क्या है? एक इंडियन काउंसिल है,
जो उसको रिकमेंड करती है और वो उस तरीके से फिर काम करता है, और जो सेक्रेटरी एडवाइस करता है, जो सेक्रेटरी बोलता है, वही आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता है। ये बातें हमने देखी थी। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की मदद करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। बात समझ में आई? तो मैंने क्या कहा कि काम कैसे होता था अभी तक काम ऐसे होता था कि एक भारत का सचिव था जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, जिसकी मदद करने के लिए एक इंडियन काउंसिल है जिसमें 15 मेंबर है, और वो 15 मेंबर जो है वो पॉलिसी या रिफॉर्म करने की बातें करते हैं, और वो सेक्रेटरी काम करने के लिए किसे बोलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलता है। ये जो वायसराय है वो भारत में बैठा हुआ है, और इस वायसराय की मदद को करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ठीक है, अब ये जो इंडियन काउंसिल थी ना, इसको खत्म कर दिया गया। अब एक केवल एक एडवाइजरी काउंसिल बन गई। ये कौन हो गई? केवल और केवल एक एडवाइजरी काउंसिल हो गई, और मेंबर्स भी 15 से कम करके 6 कर दिए गए। बात समझ में आई? तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ स्टेट, ए काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडियन काउंसिल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद करने का काम करती थी, उसको खत्म कर दिया गया, और यहाँ पर एक टीम बनाई गई जो टीम ऑफ एडवाइजर है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड वर्मा को एडवाइस करने का काम करेगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे कर दी गई थी इस एक्ट के जरिए। नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल रेलवे अथॉरिटी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे देश में लॉर्ड डलहौजी जब आए थे, उस समय से हमारे देश में रेलवे की शुरुआत हुई। हम सभी जानते हैं कि 1853 में हमारे देश में पहली रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। अब रेल लाइन कैसे चलती थी? तो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, बिजनेसमैन थे और ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे और रेलवे लाइंस को बिछाते थे, और एक बहुत बड़ा शेयर उनको एज अ प्रॉफिट दिया जाता था। इस तरीके से हमारे देश में रेलवे चल रही थी। तो यहाँ पे कंट्रोल, रेलवे के कंट्रोल को प्रॉपरली कंडक्ट कराने के लिए, प्रॉपरली फोर्स में लाने के लिए किस तरीके से रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, तो एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है फेडरल रेलवे अथॉरिटी। फेडरल रेलवे अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया, और इसमें मेंबर्स कितने थे? इस बॉडी में 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, और ये मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल जो था एज अ अथॉरिटी था। तो प्राइमरली यहाँ पे मकसद ये था कि जो ब्रिटिश स्टेक होल्डर हैं और जिन्होंने इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए भी प्रॉपर रूल्स यहाँ पे बनाए जा सके, जिससे इंडियन रेलवे सिक्योर और सेफ रहे। ठीक है, इसके अलावा फेडरल कोर्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, कई सारे डिस्प्यूट्स होते थे सेंट्रल एंड प्रोविंस लेवल पे, तो उन सारे डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसलिए एक फेडरल कोर्ट की जरूरत थी, जो आज के समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, राइट। तो एक फेडरल कोर्ट का फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से किया गया, और ये फेडरल कोर्ट 1937 में सेटअप किया गया था। फेडरल कोर्ट कब बना हमारे देश में? 1937 में बना गया। इस फेडरल कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और 6 से ज्यादा जजेस नहीं होने चाहिए, जबकि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें एक सीजेआई होता है और 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। डन इतनी चीजें। पहले 1+6 का रेशियो था, अभी 1+33 का है। क्लियर? तो ये फेडरल कोर्ट कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट ही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत फेडरल कोर्ट का फॉर्मेशन भारत में किया गया था। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया, जैसे कि हमने फेडरल कोर्ट बनाया है, वैसे एक फेडरल बैंक, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जो कि करेंसी प्रिंट करने का काम, क्रेडिट ऑफ कंट्री को मैनेज करने का काम, रूल्स एंड रेगुलेशन बैंकों को बनाने का काम भी करे। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप करने की बात की गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही सेटअप किया गया था, जिसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 लाया था। और आरबीआई कब बना था? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, पहले कोलकाता हेड ऑफिस था, अब मुंबई इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन किया गया कि ये सर्विस कमीशन भी बनाए जाने चाहिए। और बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो हम आर्टिकल 315 में जो यूपीएससी के बारे में बात करते हैं ना, वो हमने यहीं से लिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा गया कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरल वीमेंस को देंगे, तो वीमेंस के एडवांसमेंट में मदद होगी, उनके एम्पावरमेंट में मदद होगी। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे की गई। इसके अलावा ये बहुत ही माइलस्टोन साबित हुआ ये एक्ट, बाद में जो हम डेवलपमेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें काफी सारी बातें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। डन। तो ये कुछ खास बातें थी हमारे 1935 के एक्ट के बारे में। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आई होप इन सब के आंसर आप कर देंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, तो इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी, बिल्कुल सही बात है। जो डायरकी थी प्रोविंस पे, उसको एलिमिनेट करने का काम किया था, सही बात है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, इसने इसको भी रिकमेंड किया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाए, हालांकि हो नहीं पाई, वो एक सेकेंडरी है, लेकिन इसने बोला तो था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3 आर ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, इन द फेडरेशन स्टेबलाइज्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअल पावर वर गिवन टू द, तो यहाँ पे रेसिडुअल पावर किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को रेसिडुअल पावर थी, अवशिष्ट शक्तियां थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, तो आज भी हम अपने देश में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट देखते हैं, जिसके लिए हमने 3 अलग अलग लिस्ट भी बना के रखी हुई है। ये बात हमने कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही तो ली है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आउटकम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे डायरकी की इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इट प्रपोज द सेटअप ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन लॉर्ड कर्जन कमीशन, लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड दिमित्रोव थीसिस। किसके रिकमेंडेशन या किस रिपोर्ट के बेस्ड पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, यहाँ पे पहली बार डायरकी या डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत पहली बार हुई थी। दूसरा है, द एक्ट प्रपोज फॉर द फेडरल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फेडरल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप डेफिनेटली दीजिएगा अगर आप पूरे टॉपिक को समझ पाए हैं, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट पे दीजिएगा, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। बाकी सारे बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।